नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। गोरखपुर में 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 के अंतर्गत कुश्ती ग्रीको रोमन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन ये किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की है। सीएम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों और उनके खिलाड़ियों को मेडल साथ ही चेक भी दिए हैं। ट्रॉफी देकर उनको सम्मानित करने का काम किया, साथ ही सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स कॉलेजेस में जो खिलाड़ी वहां पर प्रशिक्षण लेते हैं उन खिलाड़ियों के लिए जो उनका दैनिक भोजन और आहार का भत्ता है उसकी राशि को भी हम लोगों ने बढ़ाया है, जो प्रतिदिन उसको अब 375 रुपए किया है। पहले यह राशि काफी कम हुआ करती थी। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में भी सरकार ने प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की है और इसके लिए प्रदेश ने 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह के मानदेय पर आबद्ध भी करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। प्रदेश सरकार ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अपनी ओर से भी एक बहुत अच्छी राशि वहां पर उन्हें उपलब्ध करवाती है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उसमें खिलाड़ी कल्याण हेतु प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भी हम लोग 50,000 से लेकर के 6 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाते हैं। वृद्ध अशक्त राज्य स्तर के खिलाड़ी को 4,000 रुपए प्रति माह, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपए प्रति माह और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 10,000 रुपए प्रति माह यह सरकार उन्हें भत्ता अपने स्तर पर उपलब्ध करवाती है। और वे कौशाम्बी की चायल सीट से सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने प्रयागराज सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। वहीं पूजा पाल ने कहा कि योगी सरकार ने उनके पति राजू पाल की हत्या में 18 साल बाद न्याय दिलाया है, इसलिए उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। देखिए, आज माननीय डिप्टी सीएम साहब आए हैं तो हमारे बड़े हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे गार्जियंस हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सम्मान के लिए मैं हमेशा खड़ी रहती हूं और उनका कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव के बाद उनका पहली बार इधर आगमन है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके सहयोग में और जिस तरह से उनको वहां लगाया गया और जिस तरह से बिहार का जो ऐतिहासिक जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं उससे सब गौरवान्वित हैं और इसी से सब क्या कहते हैं, हल्लो उल्लास हैं। इस वजह से उनका यहाँ पे सम्मान हो रहा है, किया जा रहा है, उसी में मैं भी हूँ। और दूसरी बात, जब से मैंने राज्यसभा का वोटिंग किया है तो कहीं ना कहीं किस वजह से किया है वो सभी लोगों को मालूम है और उसको बार बार रिपीट करने का नहीं है, मगर जब से मैंने राज्यसभा में वोटिंग की है तो हाँ, कहीं ना कहीं केशव जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो सभी लोगों का परिवार की तरह स्नेह और प्रेम मिलता है, तो मैं भी परिवार की तरह उनके साथ जुड़ी हूँ और जो मुझे आदेश होता है मैं करती हूँ। मेरा बस ये है कि मैं जिस सोच के साथ आई थी वो सोच सबको पता है, तो उस सोच में मैं क्या तय कर सकती हूँ कि मैं कहाँ से लड़ूंगी और क्या करूंगी, तो इस पे नहीं, बस ये है कि हाँ, मेरा सम्मान हुआ और मेरे पाल समाज और मेरा कहीं ना कहीं जो 18 सालों की जो लड़ाई रही है जिसमें हम लोग पीड़ित रहे हैं, जिसमें परेशान रहे हैं, भाजपा ने कहीं ना कहीं हम लोगों को न्याय दिलाया है, तो उस नाते हम लोग खड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और लखनऊ से बड़ी खबर है, केजीएमयू में खाली पदों पर संविदा डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। नियमित नियुक्ति में देरी से मरीजों को परेशानी का सामना ये करना पड़ता है। मेडिसिन, इमरजेंसी सहित कई विभागों में स्टाफ की भारी कमी है।
एनएमसी मानकों को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है। विभागवार संविदा पदों का ब्यौरा 2 से 3 दिनों में यह जारी कर दिया जाएगा। 150 पदों की पूर्व भर्ती में सिर्फ 77 डॉक्टर ही चयनित हुए हैं। आरक्षण विवाद और कानूनी अड़चनों से ये काफी देरी इसमें हो रही है। केजीएमयू में प्रशासनिक पदों पर फिलहाल भर्ती की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। तो बड़ी खबर से आपको ये अपडेट करा रहे हैं। मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल जो अब खबर निकलकर सामने आ रही है, नियमित नियुक्ति में जो देरी होती है उससे मरीजों को भारी परेशानी होती है। मेडिसिन, इमरजेंसी सहित कई विभागों में स्टाफ की भारी कमी चल रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। इंटौजा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 443 पेटी विदेशी शराब, मोबाइल, नकदी भी बरामद हुई है और बताया जा रहा है कि चालक सुशील कुमार ने चंडीगढ़ से बिहार तस्करी यह स्वीकार की है, जिसके बाद वाहन और शराब को कब्जे में लेकर थाना इंटौजा में अभियोग दर्ज किया गया है। और रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलने उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा, बहन और बड़े बेटे पहुंचे हैं, जहां पर करीब 1 घंटे बाद वे बिना मुलाकात के ही जेल से बाहर लौटते हुए नजर आए हैं। और इसी पर उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने कहा है कि अब्दुल्ला ने मुलाकात से यह इनकार कर दिया, जबकि आजम खान से भी भेंट नहीं हो सकी है। तो वहीं आजम खान के वकील नासिर सुल्तान ने कहा है कि वे पेंडिंग मामलों को लेकर मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन आजम खान से मुलाकात नहीं हो पाई है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक बार ये ग्राउंड रिपोर्ट भी देख लेते हैं। जेल में हम आए थे, अब्दुल्ला भाई से मुलाकात हुई। मुलाकात करने आए थे। जो केसेस पेंडिंग है उनके संबंध में बातचीत करनी थी। पहले एक बार आए थे, वापस लौटना पड़ा, मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज मुलाकात हुई है अब्दुल्ला भाई से। मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए सिर्फ अब्दुल्ला भाई से मुलाकात हो पाई। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो आराम में थे, मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। सिर्फ अब्दुल्ला भाई से मुलाकात हुई है। अब्दुल्ला भाई जवान आदमी है, इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य तो उनका भी खराब है, लेकिन हिम्मत करते हैं। हिम्मत करके कोई परेशानी नहीं कराई। जेल में सारी परेशानी है। जो एक कैटेगरी की सहूलतें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। कोर्ट ने तो आदेश दिया था इस मामले में, उनको जो है बिल्कुल कोर्ट ने आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो एक कैटेगरी में मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान रामपुर की इसी जेल में बंद है। मैं बता दूं आपको, आज उनके वकील जो उनके पैरोकारी कर रहे हैं वो यहाँ आजम खान से मिलने पहुंचे और अंदर मिलकर आए। वहीं आजम खान का स्वास्थ्य भी खराब है। अब्दुल्ला आजम खान से तो उनकी मुलाकात हुई, लेकिन आजम खान से उनकी कोई मुलाकात नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ आके बताया कि आजम खान का स्वास्थ्य अभी खराब चल रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए उन्होंने जेल प्रशासन पर आरोप भी लगाए। रामपुर से अपने सहयोगी के साथ सुरेश कुमार, जनता टीवी। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट दफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी ने च्यवनप्राश बनाने की जो विधि बताई, उसी विधि से हमने च्यवनप्राश बनाया और यही च्यवनप्राश खा करके च्यवन ऋषि ने बुढ़ापे में यौवन पाया था। तो च्यवनप्राश के नाम पर अब ऐसा वैसा च्यवनप्राश नहीं खाना, केसर युक्त पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश ही खाना, अपने और अपने परिवार की उम्र के बढ़ाना। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने हिंदू धर्म और देवी देवताओं के खिलाफ बयानों के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान किया कि लखनऊ से मथुरा और मुर्शिदाबाद के लिए 2 शौर्य यात्रा टीमें रवाना होंगी। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी है, कहा कि अगर बाबरी की नींव दोबारा से छेड़ी गई है
तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और इसी पर हमारे संवाददाता ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ इस बातचीत में रहा, एक बार देख लेते हैं। विश्व हिंदू रक्षा दल सौर यात्रा निकाल रहा है। इनका कहना है कि सौर यात्रा के माध्यम से अब तक अयोध्या हमारी है, अब मथुरा भी होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल राय, उनसे भी बात कर लेते हैं। राय साहब, ये फावड़ा लेके कहाँ चल दिए आप? फावड़ा इसलिए मैं लेकर के तैयारी कर रहा हूं कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस का विधायक हुमायूं कबीर इस तरह से बात करता है कि हम यहां पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और सबसे बड़ी चीज यह है कि हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके आपस में भड़काने का काम करके लोगों को, माने जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं सबको अभद्र टिप्पणी हो रही है, देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी हो रही, वो विश्व हिंदू रक्षा परिषद बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये इन्होंने कहा 6 दिसंबर को हम वहां पर ईंट रखेंगे, वो बाबरी का, और मैं वहीं से ईंट निकाल करके बाबा श्री राम जी का मैं वहां पर श्री राम मंदिर निर्माण के लिए हम लोग वहीं पे गाड़ेंगे, और उसके लिए हम सबसे पहले राज्यपाल से मिलेंगे, वहां ज्ञापन देंगे, देने के पश्चात हम अपना कार्यक्रम करेंगे। देश भर के हमारे हिंदू समाज, सनातन समाज के लोग हमारा साथ देंगे। अयोध्या हुई हमारी। आज का क्या कार्यक्रम? आप आज सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन ये था कि लोग कहे कैसे, और दूसरी चीज क्या है कि हम पुतला मंत्री जी ने भी एक गलत शब्द कहा है। इसी तरह हमारे देश का एक प्रदेश है तेलंगाना, तेलंगाना का सीएम ने बहुत बुरा बयान दिया है हमारे देवी देवताओं के साथ साथ हिंदू समाज के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा विनाश का कारण है, और निश्चित रूप से ये लोग अगर इस तरह से करेंगे तो हिंदू समाज अब जाग गया है, और विश्व हिंदू रक्षा परिषद पूरे विश्व में जागो हिंदू जागो अभियान चला रहा है। आपसे एक सवाल मेरा है कि ऐसे बयानबाजी से समाज बट रहा है, क्या ऐसे बयानबाजी मदनी जैसे लोगों को देना चाहिए? देखिए, मदनी का एक ऑफिशियल अपना उन्होंने एक मैनिफेस्टो तैयार कर लिया है कि जो शोषित वंचित समाज के मुसलमान हैं, इनको आक्रामक बयान देकर जिहाद की नई परिभाषा बता देते हैं। जिहाद अगर करने का शौक बहुत चढ़ा है तो एडमिनिस्ट्रेशन में मुसलमान के बच्चों को पढ़ाओ ना, बहुत बड़ा जिहाद है। तो तमाम उन लोगों को शिक्षित करो, उनकी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करो, लेकिन उनको क्या करना है कि समाज को तोड़ने का काम करना है और कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करना है। तो ये सौर यात्रा निकाल रहे थे, और सामने कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि सामने पुलिस है, बैरिकेड कर दिया है, बैरिकेड करके इनको रोक दिया गया है। और यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर लगी और इनको बैरिकेड करके रोका गया। ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ से निकले थे, लेकिन इनको घर से बाहर ही इनको रोक दिया गया है। हालांकि इनका कहना है कि तमाम जो 2 टीमें मथुरा के लिए और अयोध्या के लिए निकलेंगी, फिलहाल कैसे पुलिस इनको अनुमति देगी इसकी इजाजत तो नहीं है, लेकिन आगे क्या कुछ होगा फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। कैप्टन रियाज के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। प्रदेश में चल रहे एसआईआर अभियान की तेजी से पूरा इसको कराने के लिए इस दबाव ने प्रशासन और लेखपालों के बीच विवाद को खड़ा कर दिया। इसी कड़ी में सीतापुर एसडीएम धामिनी एम दास पर आरोप है कि उन्होंने 2 लेखपालों को अपने चैम्बर में बिठाकर काम करवाया है। लगातार प्रश्न बनाने के साथ साथ अपशब्दों का इस्तेमाल भी हुआ, जिसके विरोध में लेखपाल एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं लेखपालों की मांग है कि जो काम है वो सम्मान पूर्वक और तालमेल के साथ ही करवाया जाए। और आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, महापौर ने अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या पर सख्त कानूनी कार्रवाई की है। 15 दिन में छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया गया है। ऐसे लोगों को जो बांग्लादेश से आकर भारत में रह रहे हैं, मौके से 50 ठेलियां और 2 टाटा मैजिक भी बरामद किए गए हैं। अवैध बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और साथ ही शंकरपुर व बहादुरपुर पहुंची है महापौर की टीम। बड़ी संख्या में अवैध झुग्गियां पाई गई थी। काफिला देखकर फरार हुआ। पहचान पत्र मांगने पर कोई भी जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन तौकीर के तहत आपको बता दें कि सुफीटोला में प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। भारी पुलिस बल और पीएससी सुरक्षा ने बीडीए ने आजम खान के रिश्तेदार सरफराज वली के 2 बारात घर एवान ए फरहत और गुड मैरिज हॉल साथ ही इस पर बुलडोजर चला दिया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दौरान महिलाओं ने रोककर रहम की गुहार भी लगाई, लेकिन ध्वस्तीकरण का काम लगातार जारी रहा।
ये गुड मैरिज हॉल और अवाने फरत मैरिज हॉल, दो मैरिज हॉल अवैध रूप से चलाए गए थे। इनका कोई पीडीए से पास नहीं किया गया था, इसलिए जो है इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण कार्रवाई आदेश हुआ और इसी का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है बाकायदा फोर्स के साथ। मजिस्ट्रेट का नाम किया गया। कौन मालिक है इसके जिनके पर ये कार्रवाई? एक राशिद खान है, एक सैफ अली खान। नोटिस कब दिया गया था? इसको क्या कहना है कि हमें सैटरडे को बताया गया और आज हमको बाकायदा जो है 70 से नोटिस इनको पता है सभी लोगों को कि यहाँ पर इनके खिलाफ डेमोलिशन ऑर्डर पारित है और उसी का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। क्या कार्रवाई है? ये अवैध निर्माण के खिलाफ ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और उसमें सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। एक कंपनी पीएसी यहाँ पर लगाई गई है और थाने की पर्याप्त फोर्स यहाँ पर है, एसएचओ यहाँ पर है, सीओ को भी डिप्लॉय किया गया है, प्रशासन से भी अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए ये तमाम डिप्लॉयमेंट किया गया है कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। और ललितपुर में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने अपर जिलाधिकारी और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के साथ रैन बसेरों एसआईआर के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ठंड को देखते हुए रैन बसेरों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निरीक्षण के दौरान एसआईआर कार्य में लगे कर्मचारियों को समय रहते काम पूरा करने के भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। चूँकि अब सर्दियां थोड़ी बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में जब सर्दियां बढ़ेंगी तो कई लोग जब अस्पताल या स्टेशन के लिए आते हैं तो उन्हें रुकने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए शासन और यहाँ नगर पालिका के द्वारा रैन बसेरे संचालित हैं। क्योंकि अब आने वाले समय में इनकी जो यूसेज है वो बढ़ेगा, तो पहले से ही हम तैयारी रखें जिससे कि अगर हफ्ते 10 दिन में भीड़ बढ़ती है तो जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। उसी के क्रम में आज ये जो 100 बेडेड रैन बसेरा है इसका और प्लस कोतवाली के सामने जो 20 कैपेसिटी वाले रैन बसेरे उनका निरीक्षण किया गया। और यहाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। कुछ जगह थोड़ी बहुत अभी कुछ और कार्य करने की ज़रूरत है, तो चूँकि आज का उद्देश्य ही यही था कि जब पब्लिक को आवश्यकता पड़े उसके पहले हम पूरी तरह से तैयार हों। तो इसी के क्रम में जो भी थोड़ी बहुत कमियाँ हैं उसको निर्देशित सर एसआईआर को लेकर इसके अलावा एसआईआर में भी जो जनपद का हमारा परसेंटेज है, सुबह तक हम लोग पूर्णतया लगभग 92% के आसपास हमारा डिजिटाइजेशन तथा जो लोग मृतक या बाहर हैं उनको मिला के हो गया था। तो लगभग जो एसआईआर का प्रथम चरण है हमारा समाप्ति की ओर है। इसी के क्रम में अभी हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितनी भी पारदर्शिता से इसको अच्छे से कराया जा सके। तो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा 1-2 दिन में फीडिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। उसके उपरांत जो दूसरा चरण है उसका फिर कार्य शुरू। और भी रामपुर पुलिस ने यूपी 112 परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स में लगातार 15वीं बार प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि नवंबर 2025 में 92.14 अंक प्राप्त कर जिले ने अपनी बेहतर पुलिसिंग तेज प्रक्रिया ये बेहतर परफॉर्मेंस अपनी दी है। महिलाओं और बच्चों के मामलों में संवेदनशील निस्तारण शिकायतों के एक टाइम पीरियड के दौरान समाधान का रिकॉर्ड भी बनाया और इसी पर पुलिस अधीक्षक ने टीम वर्क और तकनीकी संसाधनों को सफलता की कुंजी बताया है। यूपी 112 का जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें जनपद रामपुर की 112 को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह प्रथम स्थान लगातार 15 महीने से रामपुर की यूपी 112 को प्राप्त हो रहे हैं। रैंकिंग निर्धारण करने के लिए रिस्पांस टाइम्स, फीडबैक, इन रूट टाइम मैनेजमेंट, ये सारे मापदंड निर्धारित किया गया मुख्यालय के द्वारा और सारे मापदंडों पर यूपी 112 की टीम द्वारा बेहतर परफॉर्मेंस किया गया है। बेसिकली हम लोग निरंतर यूपी 112 के साथ साथ बैठक करते रहते हैं, साथ ही उनको मोटिवेट भी करते हैं और इसके साथ साथ प्रशिक्षण दे करके उनको मौके पर जा करके जिस सुनवाई के लिए जा रहे हैं, जिस मौके पर पहुंच रहे हैं, पब्लिक के साथ किस तरह डील करना, सबका विधिवत प्रशिक्षण देते हैं। नियमित रूप से हमारे राजपत्रित अधिकारी अपने पीआरबी कर्मियों से संवाद स्थापित किए हुए हैं, जिसके फलस्वरूप सभी लोगों की मेहनत के कारण हमारी टीम प्रथम स्थान प्राप्त की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।